C131 अध्याय 131 फैंग युन एक रहस्य 3 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ सचमुच हैरान था। वह फैंग यून के अचानक परिवर्तन के पीछे के रहस्य को समझ नहीं सका। एक पल में फैंग यून सिर्फ एक साधारण योद्धा था, लेकिन अगले ही पल वह पहले से ही इतना मजबूत हो गया था कि ज़्यादा ध्यान आकर्षित न कर सके। अब वह न तो चैटिक ट्रांसफॉर्मेशन के 3 चरणों का योद्धा था, जिसे अवशेष में प्रवेश करते देखकर लोग उसकी कमजोर ताकत के लिए अपनी उंगली उठाएंगे, नहीं वो स्पिरिट फ्यूजन के 3 चरणों का योद्धा था, जहां लोग उसे सबसे ज्यादा नोटिस करेंगे। वो इतना शक्तिशाली था कि किसी की नज़र में आए बिना अवशेष में प्रवेश कर सकता था, खोजबीन कर सकता था और फिर बाहर आ सकता था। बस इतना ही। मानो ये जियाओ की निगाहों को महसूस करते हुए फैंग यून उसकी ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। ये देखकर कि यह फिर से ये जियो था, फैंग यून तुरंत समझ गया कि ये जियो अपने परिवर्तन से चौंक गया होगा। आखिरकार हजारों लोगों की भीड़ के बीच केवल ये जियो ने ही उसे पहले देखा था। शायद वह नहीं चाहता था कि ये जियो उसके रहस्य को जाने और उसे फैलाए। फैंग यून ने ये जियो की ओर इशारा किया और एक काली छाया ने ये जियो पर बेहद तेज गति से गोली चला दी। इस हमले के पीछे की ताकत चौंकाने वाली थी, और यहाँ तक कि स्पिरिट फ्यूजन के पहले चरण के योद्धा भी इस हमले से तुरंत मारे जा सकते थे। फैंग यून की नज़र में ये जियो की देखभाल के लिए ये पर्याप्त होना चाहिए। हालांकि ये जियाओ की नज़र में इस हमले से निपटना बहुत आसान था। जब हमला ये जियाओ के चेहरे के ठीक सामने था, ये जियाओ ने बिजली की गति से अपना हाथ उठाया और काली छाया को पकड़ लिया। वह अपनी जगह पर स्थिर होकर खड़ा रहा और उसे एक कदम भी पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। ये जियाओ ने फिर काली छाया देखी। वह एक काली चट्टान थी। सतह पर इस काली चट्टान के बारे में कुछ खास नहीं था, लेकिन ये जियाओ को चट्टान के अंदर किसी तरह का जीवन सांस लेते हुए महसूस हो रहा था। ये जियाओ ने तुरंत स्वर्गीय दानव नेत्र को सक्रिय किया और चट्टान का अवलोकन किया। उसकी दृष्टि चट्टान की परतों में घुसी और उसे एक रक्त लाल कीड़ा दिखाई दिया। आत्मा को जहर देने वाला कीड़ा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ तुरंत कीड़े को पहचानने में सक्षम हो गया। इस कीड़े के बारे में उन्होंने इल्यूजनरी स्पिरिट गेट की लाइब्रेरी में पढ़ा था। इस प्रकार का कीड़ा किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में आते ही उसकी आत्मा को तुरंत जहर दे देता है। जी हाँ, इस कीड़े को इंसान के शरीर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। इसे बस एक स्पर्श की आवश्यकता है और व्यक्ति को जहर दिया जा सकता है, और 15 मिनट से भी कम समय में वह व्यक्ति मर जाएगा। ये जियो ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और फिर फैंग यून के हैरान चेहरे को देखने के लिए अपना सिर उठाया। ये जियाओ समझ सकता था कि फैंग यून ये देखकर चौंक गया होगा कि उसने कितनी आसानी से उसके हमले को पकड़ लिया। लेकिन फैंग यून के बारे में ये जियाओ की धारणा नीचे गिर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग यून ये जानने के तुरंत बाद उसे मारने की कोशिश करेगा कि ये जियाओ ने कुछ ही मिनटों में उसके सामान्य से असाधारण में परिवर्तन को देख लिया होगा। ये जियाओ की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उसकी आंखें पहले ही सामान्य हो चुकी थीं। उसने सोल पॉइजनिंग वम को तुरंत मारने के लिए लेस देन सोल डिस्ट्रक्शन ग्रेटर दैन क्षमता का इस्तेमाल किया और काले पत्थर को वापस फैंग यून पर फेंक दिया। ये जियाओ की ताकत के पीछे की ताकत भी अद्भुत थी, लेकिन इसे फैंग यून ने भी उतनी ही आसानी से रोक लिया था जितना कि ये जियो ने पहले किया था। लेकिन जब फैंग यून ने काला पत्थर पकड़ा तो वह भौचक्का रह गया। फिर उसने पत्थर को ध्यान से देखा, तभी उसे पता चला कि पत्थर के अंदर का जीवन पहले ही खत्म हो चुका है। उस पुरुष ने ये कैसे किया? फैंग यून ने अपनी भौहें उठाईं लेकिन समझ नहीं पाया। उसने फिर से ये जियाओ की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। और यह जिज्ञासा तब चरम पर पहुंच गई जब ये जियाओ ने अपना अगला कदम उठाया। ये जियाओ की पुतली एक सफ़ेद चमक के साथ चमक उठी और अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार उसने ब्रह्म की आंखों को सक्रिय किया और फैंग यून को निशाना बनाया। अगले ही पल फैंग यून ने देखा कि उसके आसपास की हर चीज़ गायब हो रही है और वह एक विदेशी भूमि में दिखाई दिया। ये पूरी तरह से बंजर भूमि थी और इसमें वास्तव में कुछ खास नहीं था। हालांकि अगले ही पल जमीन उखड़ने लगी, जिससे नीचे एक अंधेरा शून्य दिखाई देने लगा। मृत्यु की आभा छा गई। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और विनाशकारी चांदी की बिजली चमकने लगी और तूफान पैदा हुए जो जल्द ही तूफान में बदल गए। आकाश फटने लगा और स्थान विकृत होने लगा।
ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी हो और संसार नष्ट होने वाला हो। फैंग यून पहले तो घबरा गया, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। वह जानता था कि यह वास्तविक नहीं हो सकता। आखिरकार परिवर्तन बहुत अचानक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ज्ञान बिल्कुल भी सीमित नहीं था। एक महान व्यक्ति के पुत्र के रूप में वह कई चीज़ों से गुजरे थे और उनका ज्ञान विशाल था। उसकी असली ताकत कैओस स्पिरिट रियल्म भी नहीं थी, वह कैओस स्पिरिट रियल्म से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। हालांकि क्योंकि वह एक लक्ष्य के साथ मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि पर आया था, उसने अपने पिता को अपनी वंशावली पर मुहर लगाने दी और उन्होंने अपना खुद का खेती का आधार सील कर दिया। बहुत ही कम समय में वह ये बताने में सक्षम हो गया कि वह एक भ्रम में फंस गया है। ये सब एक भ्रम था, लेकिन जब उसने इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की तो वह इसे तोड़ नहीं सका। दुनिया अभी भी विनाश के कगार पर थी और फैंग यून को लग रहा था कि वह इस दुनिया के साथ ही मर जाएगा। एक भ्रम मुझे इतना वास्तविक एहसास कैसे दे सकता है? यहाँ तक कि मेरी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं, जैसे कि यहाँ सब कुछ वास्तविक है, कोई भ्रम नहीं। फैंग यून सदमे में बड़बड़ाया। सबसे पहले वह भयभीत था और फिर प्रशंसा की अभिव्यक्ति प्रकट करने से पहले वह चौंक गया। उन्होंने ये जियाओ की ताकत को स्वीकार किया और उसे एक मजबूत व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। वह जानता था कि अगर उसे इस भ्रम को तोड़ना है तो उसे अपनी असली ताकत दिखानी होगी, और साथ ही उसे आसपास के लोगों को अपनी आभा का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना है। आखिर वही मायाजाल में फंसा था, बाकी लोग नहीं। अवशेष के सामने मौजूद लोगों को वह बस एक जगह पर स्तब्ध खड़ा था। फैंग यून ने भ्रम की इस अवधारणा को अच्छी तरह से समझा, और इस प्रकार उसने एक पीले पत्थर को टुकड़े टुकड़े करके पाउडर बनाने से पहले निकाला, और फिर उसने पीले पत्थर के पाउडर को हवा में छिड़क दिया। ये जियाओ ने फैंग यून द्वारा की जा रही हर चीज का अवलोकन किया। उसने देखा कि कैसे फैंग यून ने एक पीला पत्थर निकाला और उसे हवा में छिड़कने से पहले टुकड़े टुकड़े कर पाउडर बना दिया, और ऐसे ही उसका भ्रम टूट गया। ये जियाओ को पता नहीं है कि वह पीला पत्थर क्या था, हालांकि चूंकि यह उसका भ्रम तोड़ सकता है, इसका मतलब है कि पीला पत्थर एक खजाना होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियो ने अब फैंग यूं पर हमला करने की कोशिश नहीं की, और इसके विपरीत दोनों ने सिर हिलाने से पहले बस एक दूसरे की ओर देखा और अपना ध्यान गोल्डन ईगल संप्रदाय के नवागंतुकों पर केंद्रित कर दिया। जैसे ही गोल्डन ईगल संप्रदाय के लोग आए, ठीक उसी समय दूर से हंसी की आवाज आए। हा हा, वरिष्ठ भाई किन, मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पहले पहुँचेंगे। अनगिनत आकृतियां आकाश से उतरीं और गोल्डन ईगल संप्रदाय से बहुत दूर नहीं रुकीं। पीले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर उठाया, अपने सामने सफ़ेद कपड़े पहने आदमी को देखा और नकली मुस्कान के साथ कहा, मैंने नहीं सोचा था कि स्प्रिंग रेन संप्रदाय वास्तव में तुम्हें भेजेगा। ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो उस खजाने को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वसंत वर्षा संप्रदाय, ये फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय से संबद्ध 8 माध्यमिक बलों में से एक था। अब 4 गौण शक्तियां पहले ही एकत्र हो चुकी हैं और अन्य संप्रदायों को भी वहां आना चाहिए। वह गोल्डन ईगल संप्रदाय से किन्वू है। ये जियाओ के कानों के पास एक आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वह चौंका, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसने फैंग यून को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। ये जियाओ को पता नहीं है कि फैंग यून उसके पास कब आया, लेकिन वह निश्चित रूप से सरल नहीं है। ये जियाओ को उसके आगमन का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। फैंग यून ने पीले कपड़े पहने आदमी को देखा और फिर अपनी निगाहें स्प्रिंग रेन संप्रदाय के सफ़ेद कपड़े पहने आदमी की ओर घुमाईं। वह व्यक्ति यी जियान है। वे दोनों फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य हुआ करते थे। जब वे मजबूत हो गए और स्पिरिट फ्यूजन के 2 चरणों से गुजरे, फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय ने उन्हें गोल्डन ईगल संप्रदाय और स्प्रिंग रेन संप्रदाय का प्रबंधन करने के लिए भेजा। ये जियाओ एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया। इन 2 लोगों की ताकत अत्याचारी है, ये जियाओ यह अच्छी तरह से जानता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग यून उसे ये बातें बताएगा। फैंग यून उसे क्यों बता रहा था, ये जियाओ को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपना सिर हिलाया और स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया। आखिरकार वह वास्तव में स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र की ताकतों से पूरी तरह से बेखबर था। अगर कोई उन्हें जानकारी दे रहा है तो उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इस समय
फैंग यून ने कुछ ऐसा कहा जिससे ये जियाओ ने उसे एक नई नज़र से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। सी 132 अध्याय 132 दिव्य आत्मा और दिव्य विध्वंसक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग यून ने कहा, मेरा नाम फैंग यून है और मैं एक महान व्यक्ति का इकलौता बेटा हूँ। ये जियो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि फैंग यून उसे अपनी निजी जानकारी क्यों बता रहा था जबकि कुछ ही मिनट पहले वह उसे मारने की कोशिश कर रहा था। ये जियो ने फैंग यून को अजीब नज़रों से देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि फैंग यून अपने दिल में क्या सोच रहा है। फैंग यून मुस्कुराए और बोलना जारी रखा, तो जैसा मैंने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। आप मेरे बारे में पहले से ही जानते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप कुछ समय पहले से मुझे उत्सुकता से क्यों देख रहे थे। ये पता चला कि फैंग यून सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये जियाओ उसे जानता है या नहीं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि वह एक महान व्यक्ति का पुत्र है। यदि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे पहली बार सुन रहा है, यदि उन्हें पता है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति क्या है, तो वे निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट करेंगे। और यदि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी किसी महान व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है, तो वे निश्चित रूप से अपने चेहरे पर एक हैरान भाव प्रकट करेंगे। हालांकि जब ये जियो ने फैंग यून को सुना तो उसने केवल फैंग यून को अजीब तरह से देखा, जैसे सोच रहा हो कि फैंग यून उसे अपनी सच्चाई क्यों बता रहा था। और ठीक इसी अभिव्यक्ति ने ये जियाओ को दूर कर दिया। फैंग यून को तुरंत समझ आ गया कि ये जियाओ उसके बारे में जानता है। अब मैं वास्तव में भ्रमित हूँ। मुझे यकीन है कि सुबह के सितारों की भूमि में कोई भी मेरे अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है। आप मुझे कैसे जानते हैं? ये जियाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने फैंग यून को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर से माध्यमिक बलों के समूह की ओर देखा। वह फैंग यून को निश्चित रूप से यह नहीं बताएगा कि फैंटम ही वह व्यक्ति था जिसने उसकी पहचान का अनुमान लगाया था। जब फैंग यून ने देखा कि ये जियाओ का उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं है, तो वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी दूर आसमान से हवा में किसी चीज के फटने की आवाज आई। दूर आसमान से लगभग 1 दर्जन काले बिंदु तेजी से आ रहे थे। जैसे ही वे निकट आए, पूरे क्षेत्र में 1 दर्जन या इतनी ही शक्तिशाली उपस्थिति फैल गई। इस दबाव का सामना करते हुए उपस्थित सभी लोग गंभीर हुए बिना नहीं रह सके। 4 माध्यमिक बलों के लोगों ने भी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान को दूर कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक लघु संत क्षेत्र विशेषज्ञ। ये जियाओ की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने दर्जनों या उससे अधिक आकृतियों को देखा जो तेजी से दूर आकाश से आ रही थीं और खुद से बड़बड़ा रहा था। वह एक माइनस एंड रियल्म विशेषज्ञ की आभा महसूस करके हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा अवशेष है जिसने एक छोटे से संत को भी आकर्षित कर लिया है। कुछ ही सेकंड में एक छोटे संत के नेतृत्व में आत्मा सम्मेलन के 3 चरणों में वे दर्जन भर लोग सबके सामने आ गए। सबने बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखा। ये जियाओ ने उधर देखा। उसकी नज़र भीड़ पर पड़ी और फिर सुनहरे वस्त्र पहने एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। अपने सीने पर प्रतीक को देखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यक्ति एक अलग बल से संबंधित हो सकता है और उच्च स्थिति वाला हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माइनस एंड रियल्म योद्धा भी हाई अलर्ट पर उसके पास खड़ा था, किसी भी समय सुनहरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की रक्षा के लिए तैयार था। वे गोल्डन ड्रैगन संप्रदाय नामक सबसे मजबूत माध्यमिक बल से हैं और बूढ़ा व्यक्ति फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय से है। वह फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय मास्टर का पिता भी है। इस समय ये जियो ने फिर से फैंग यून को उसे बातें समझाते हुए सुना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस अवशेष में ऐसा क्या खास है जिसने एक छोटे संत का भी ध्यान आकर्षित किया है। ये जियाओ पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फैंग यून ने भौहें सिकोड़ ली और फिर ये जियाओ की ओर अजीब तरह से देखा। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें वास्तव में इस गुप्त क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया। फैंग यून मुस्कुराए और फिर उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय राक्षसों ने सम्राट स्टार फॉरेस्ट के युग में सुबह के सितारों की भूमि पर हमला किया था। यह अवशेष उस युग द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। आपको इस अवशेष के अंदर न केवल कुछ कब्रें मिल सकती हैं, बल्कि आपको स्वर्गीय राक्षसों की लाशें भी मिल सकती हैं।
इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इस अवशेष में दिव्य आत्मा रैंक से भी अधिक का खजाना है। क्या स्वर्गीय आत्मा रैंक को पार करने वाला खजाना? ये जियो वास्तव में आश्चर्यचकित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुबह के सितारों की भूमि में ऐसा खजाना मौजूद होगा। अपना सिर हिलाते हुए फैंग यून ने समझाया, इस भूमि में लोग केवल 2 प्रकार के खजानों को जानते हैं, सोलबाउंड खजाने और स्वर्गीय आत्मा खजाने। हालांकि केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि स्वर्गीय आत्मा रैंक से ऊपर के खजाने को दिव्य आत्मा खजाने और दिव्य विनाशक खजाने कहा जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अफवाह है कि इस अवशेष में दिव्य आत्मा का खजाना है, जो यहाँ संतों को भी आकर्षित करता है। यदि इस अवशेष का नियम नहीं है जो छोटे संतों से ऊपर के लोगों को अवशेष में प्रवेश करने से रोकता है, तो यहाँ तक कि प्रमुख संत क्षेत्र और यहाँ तक कि महान संत क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस अवशेष में प्रवेश करने के लिए दौड़ लगाई होगी। अब ये तो चौंकाने वाली बात थी। ये जियाओ को उम्मीद नहीं थी कि इस अवशेष में दिव्य आत्मा का खजाना होगा। अब तो उसे भी उस खजाने में दिलचस्पी होने लगी। दिव्य आत्मा और दिव्य विध्वंसक, ये 2 प्रकार के खजाने आमतौर पर सुबह के सितारों की भूमि में नहीं पाए जा सकते हैं, और यदि कोई है तो वह किसी भिन्न देश से आया होगा। ये जियाओ ने पूछा, आप बहुत कुछ जानते हैं, फिर क्या आप जानते हैं कि वह खजाना क्या है? मैं यह अभी तक नहीं जानता। फैंग यून ने अपना सिर हिलाया, लेकिन जब उसने अवशेष को फिर से देखा तो उसकी आंखें लालची रोशनी से चमक उठीं। ये जियाओ की निगाहों को महसूस करते हुए फैंग यून मुस्कुराए और बोले, मैं यहाँ दिव्य आत्मा के खजाने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ किसी और चीज़ के लिए हूँ। यह क्या है? ये जियाओ की जिज्ञासा और मजबूत हो गई। दिव्य आत्मा खजाने के अलावा फैंग यून का ध्यान क्या आकर्षित कर सकता है? फैंग यून मुस्कुराए और बोले, मैं इन्फिनिट कॉम्प्रिहेंशन स्टोन के अस्तित्व को महसूस कर सकता हूँ, मुझे ये खजाना चाहिए। अनंत समझ का पत्थर। ये पहली बार था जब ये जियाओ ये नाम सुन रहा था। उसे नहीं पता कि यह कैसा खजाना है। फैंग यून ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये दिव्य विध्वंसक रैंक का खजाना है। आकाशीय विध्वंसक। ये जियाओ लगभग चिल्लाया। उन्होंने सोचा कि अवशेष में केवल एक दिव्य आत्मा खजाना है, और इसके अलावा अन्य सभी खजाने सोलबाउंड या स्वर्गीय आत्मा खजाने होने चाहिए। लेकिन अब फैंग यून उसे बता रहा था कि वह यहाँ एक दिव्य विध्वंसक रैंक वाले खजाने को महसूस कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये चौंकाने वाला था। शायद फैंग यून ये जियाओ के आश्चर्य और यहाँ तक कि उसके संदेह को भी महसूस कर सकता था। तो उन्होंने बताया, जिस चीज़ ने मुझे यहाँ वास्तव में आकर्षित किया वह इन्फिनिट कॉम्प्रिहेंशन स्टोन है। हालांकि मैंने इस पत्थर को केवल एक बार देखा है, लेकिन मैं इसकी आभा को कभी नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ इस खजाने के बारे में कोई अफवाह नहीं है, लेकिन मेरी भावनाएं कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि स्वर्गीय राक्षसों के खिलाफ युद्ध के दौरान ये खजाना यहाँ छोड़ दिया गया होगा। ये कहते हुए वह अचानक ये जियाओ की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, इस खजाने को प्राप्त करने में मेरी मदद करें और मैं आपका एहसान मानूंगा। ये जियाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने एक गहरी सांस ली और फैंग यून को गहराई से देखा। वह अपने दिल में सोच रहा था, क्या फैंग यून को डर नहीं है कि वह अनंत समझ वाले पत्थर को अपने लिए लेने की कोशिश करेगा? क्या वो मुझ पर इतना विश्वास करता है जब हम अभी अभी मिले हैं? फैंग यून ने अब कुछ नहीं कहा। उसने ये जियाओ से मदद मांगी। वजह क्या है ये तो वही जाने। गोल्डन ईगल संप्रदाय के किन्वू ने अपनी पीठ फैलाकर कुछ उबाऊ तरीके से चारों ओर देखा। अचानक उसकी नज़र स्प्रिंग रेन संप्रदाय के यी जियान पर पड़ी जो किनारे पर था। यी जियान की नज़र ये जियाओ पर टिकी थी जो चुपचाप खड़ा था। यह क्या है? क्या आप उस आदमी में रुचि रखते हैं? यी जियान को तिरस्कार की दृष्टि से देखने से पहले किन्वू ने ये जियाओ को देखा। क्या उस स्पिरिट दायरे के अंतिम चरण में एक बव्वा उसके सामने कुछ भी नहीं था? वह अपने हाथ के झटके से ऐसे आदमी को दबा सकेगा? कौन सा आदमी? यी जियान ने कुछ समझने से पहले ही हैरान भाव प्रकट किया और गंभीरता से बोला, नहीं, आप गलत हैं। मैं उसके पीछे वाले व्यक्ति को देख रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अराजकता की अंतिम अवस्था में उस व्यक्ति के पीछे खड़ा व्यक्ति दायरे को ब्लैक रॉक सिटी का सिटी लॉर्ड डोंगफेंग शांग होना चाहिए। ब्लैक रॉक सिटी के सिटी लॉर्ड डोंगफेंग शांग, क्या वह भी एक छोटा संत नहीं है? किन्वू भी हैरान रह गया और आश्चर्य से लगभग चिल्लाने लगा। वे इस नाम से बेहद परिचित थे।
डोंगफेंग शांग ने 30 साल का होने से पहले ही कैओस स्पिरिट दायरे में कदम रखा था और वर्तमान में वह केवल 400 वर्ष का था, हालांकि उसकी ताकत -8 दायरे में पहले से ही थी। डोंगफेंग शांग एक भयानक आकृति है। उन दोनों को डोंगफेंग शांग के आने की भी उम्मीद नहीं थी। किन्वू ने ये जियाओ के पीछे देखा और जैसा कि अपेक्षित था, उसकी नज़र तुरंत एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर पड़ी जो जमीन पर बैठा था। आश्चर्य की बात है, अगर कोई बारीकी से नहीं देखता है तो वे सहज रूप से उसके अस्तित्व को नज़रअंदाज कर देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। C-133 अध्याय 133 आकाशीय ग्रहों के 8 छिपे हुए द्वार। 1 ये जियो फैंग यून के साथ बात कर रहा था और जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसकी भौहें हल्की सी हो गईं। वह यी जियान की नज़रों से मिला। यी जियान स्तब्ध था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ की इंद्रियां इतनी मजबूत और संवेदनशील होंगी। हालांकि वह ये जियाओ को नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड को देख रहा था। हालांकि सिटी लॉर्ड ये जियो के ठीक पीछे बैठा था। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वह अवचेतन रूप से ये जियाओ को देख रहा था जिसने ये जियो का ध्यान आकर्षित किया। यी जियान अपने होश में लौट आया और दोस्ताना अंदाज में ये जियाओ की ओर देखकर मुस्कुराया। ये जियाओ ने भी यी जियान की ओर सिर हिलाया। चूंकि दूसरे पक्ष ने सद्भावना दिखाई, इसलिए वो असभ्य नहीं हो सका। कोई फिर आ रहा है। इस समय फैंग यू ने फिर से बात की। तभी सभी ने दूर आकाश से एक आकृति को तेजी से आते देखा। वह सीधे उड़ने के बजाय चांदी की तलवार पर खड़ा था और तेजी से आ रहा था। तलवार पर सवार। जब ये जियाओ ने ये देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई सीधे उड़ने की बजाय तलवार की सवारी करेगा। ये कैसा फैशन है? आकृति की गति अत्यंत तीव्र थी। पलक झपकते ही वह सबके सामने आ गया और पहाड़ी पर उतर गया। उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की आई। लड़की ने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने हल्के रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी भौहें ज़ैड पंखों की तरह थीं। उसकी त्वचा सफ़ेद बर्फ की तरह मुलायम और चिकनी थी। जहाँ तक उस आदमी की बात है, वह हरे कपड़े पहने हुए एक बहुत ही सुंदर आदमी था। उसकी तलवार जैसी आंखें नीचे भीड़ को देख रही थीं। वे उड़ने वाली तलवार संप्रदाय से हैं। फैंग यून ने फिर से उस आदमी और औरत को ये जियाओ से मिलवाया। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय का एक अजीब नियम है। प्रत्येक योद्धा को सीधे उड़ने के बजाय तलवार पर उड़ना पड़ता है। उनके पास एक बहुत मजबूत तलवार नियंत्रण तकनीक है जो उन्हें अपनी इच्छानुसार तलवार चलाने की अनुमति देती है, और अगर पूरी तरह से महारत हासिल हो जाए तो एक योद्धा हजारों को नियंत्रित कर सकता है। तलवारें पूरी तरह से इच्छाशक्ति पर निर्भर हैं। ये तलवार नियंत्रण तकनीक भी है जिसने फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय से संबद्ध 8 माध्यमिक बलों में से सबसे मजबूत बना दिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय पहाड़ की पूरी तलहटी, जो शोर से भरी हुई थी, भी शांत हो गई थी। लोगों की नज़रें अपने आप उस आदमी से हटकर उसके बगल वाली महिला पर चली गईं। हालांकि महिला का चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था। उसके चेहरे की अस्पष्ट रूपरेखा से लगभग पूर्ण चाप का पता चलता था। उनमें से कई लोग स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें चमक उठीं। कितनी खूबसूरत औरत है! लोग आहें भरने से बच नहीं सके। हालांकि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय ने केवल 2 लोगों को भेजा था, लेकिन वे दोनों अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। लड़की पहले ही आत्मा सम्मलन के दूसरे चरण से गुजर चुकी है, जबकि आदमी पहले से ही एक छोटा सा संत था। फिर एक और लघु संत का आगमन हुआ है। वह महिला कौन है? मैंने फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में उसके जैसी किसी के बारे में कभी नहीं सुना है। पहाड़ की चोटी पर किन्वू की आंखें उसी तरह सवालों से भरी थीं जैसे उसने यी जियान से पूछा था। यी जियान ने अपना सिर हिलाया। उसने स्पष्ट रूप से इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि उसकी पहचान स्पष्ट रूप से सरल नहीं थी। कितना अच्छा होता अगर मुझे ऐसी औरत मिलती। खूबसूरत महिला को देखते हुए किन्वू की आंखें जल रही थीं। ऐसी खूबसूरती, जब तक इंसान मर्द है, उसका मन जरूर ललचाएगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उन चीज़ों के बारे में न सोचें। बगल में यी जियान ने किन्वू पर नज़र डाली। वह इस बंदे का चरित्र समझने लगा था। वह निश्चय ही एक लंपट व्यक्ति था।
इस महिला की पहचान स्पष्ट रूप से सरल नहीं है। यदि आप उसे उकसाएंगे तो आपका गोल्डन ईगल संप्रदाय संकट में पड़ जाएगा। फिर भी यी जियान ने किनवू को सलाह देने की कोशिश की। मैं बस उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा हूँ, बस इतना ही, किनवू ने मुस्कुराते हुए कहा। वह ये कैसे नहीं समझ सका कि इस महिला की पहचान विशेष है। वे इंतजार कर ही रहे थे कि बाकी माध्यमिक बलों के विशेषज्ञ भी आ गए। अब 8 सेकेंडरी फोर्स आ गई हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब ये जियाओ ने फैंग यून से पूछा कि क्या फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय भी आ रहा है, तो फैंग यून ने अपना सिर हिलाकर कहा कि फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय के आने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लोटिंग क्लाउड सेक्ट का काम आखिरकार 8 माध्यमिक बलों द्वारा किया जाएगा। बहुत जल्द डार्क मून माउंटेन में एक झटका महसूस किया जा सकता था और धीरे धीरे सभी ने हल्के पर्दे को देखा जो सभी को अवशेष में प्रवेश करने से रोक रहा था, धीरे धीरे गायब हो रहा था। जल्द ही अवशेष का प्रवेश द्वार भीड़ के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही अवशेष को खोजबीन के लिए खोला गया, भीड़ तुरंत अवशेष की ओर उमड़ पड़ी। अवशेष में प्रवेश करने के लिए तीव्र संघर्ष छिड़ गया। लगभग 10 मिनट बाद ये जियो ने भी अपनी चाल चली। चलो भी चलो, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जियो और फैंग यून अवशेष के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। ये जियो और फैंग यून के आगे बढ़ने के बाद स्प्रिंग रेन संप्रदाय और गोल्डन ईगल संप्रदाय के लोग भी अवशेष के प्रवेश द्वार की ओर उड़ते हुए चले गए और उनका पीछा करते हुए अन्य 6 माध्यमिक बल भी प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। अवशेष में प्रवेश करने के बाद वे आधे घंटे तक चले, इससे पहले कि उनके सामने 8 मार्ग दिखाई देने लगे। जब भी हवा चलती थी उसमें एक रहस्यमय प्राचीन चरित्र खुदा हुआ होता था। जहां तक उन सभी योद्धाओं का सवाल है जो पहले प्रवेश कर चुके थे, उन सभी ने मार्गों से प्रवेश करना चुना। हमें किस रास्ते से जाना चाहिए? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। यहाँ बहुत सारे मार्ग थे, 8 में से केवल एक ही सही रास्ता हो सकता था, लेकिन निश्चित रूप से ये भी संभव था कि वे सभी एक ही अंत तक ले जा सकते थे। यदि वास्तव में कोई दिव्य आत्मा और यहाँ तक कि दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना था, तो वह खजाना सबसे गहरे हिस्से में स्थित होगा। शब्दों का अध्ययन करते समय फैंग यून ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने एक काली सुरंग की ओर इशारा किया जिससे ठंडी और उदासी भरी आभा निकल रही थी। उन्होंने कहा, आइए उस रास्ते से प्रवेश करें। ये जियाओ दंग रह गया। हालांकि उसने फैंग यून से इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि वह उसे दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना प्राप्त करने में मदद करेगा, लेकिन वह अभी फैंग यून का हाथ छोड़ने का इरादा नहीं कर रहा था। वह पहले ये देखने की योजना बना रहा था कि वह खजाना किस प्रकार का है और खजाने के आधार पर वह अपना अंतिम निर्णय लेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इन 8 प्रवेश द्वारों को दिव्य आकाश के 8 छिपे हुए द्वारों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। मैंने जो मार्ग चुना है वह जीवन का द्वार है, लेकिन ये सबसे खतरनाक मार्ग भी हो सकता है। आकाशीय आकाश के 8 छिपे हुए द्वार, ये क्या है? ये जियाओ ने पूरी तरह भ्रमित होकर पूछा। ये पहली बार था जब वह ये सुन रहा था। फैंग यून ने भौहें चढ़ा ली और संदेह से बुदबुदाया, आप जानते हैं कि एक महान व्यक्ति क्या होता है, लेकिन क्या आपने दिव्य आकाश के 8 छिपे हुए द्वारों के बारे में कभी नहीं सुना है? ये जियाओ ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और अपना सिर खुजलाया। फैंग यून ने गहरी सांस ली और समझाया, क्या आप जानते हैं कि कैओस स्पिरिट सेंट दायरे के ऊपर खेती के क्षेत्र क्या हैं? ये जियाओ के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह फिर बोला, बेशक आप जानते हैं, अन्यथा आप महान लोगों के बारे में कैसे जान सकते थे? वैसे भी मुझे शुरू से समझाने दीजिए। कैओस स्पिरिट सेंट दायरे के बाद के खेती क्षेत्र कैओस ओवरलॉर्ड सेंट दायरे, 9 विशाल उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र, मूल सम्लन संप्रभु क्षेत्र, रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र और कैओस संप्रभु क्षेत्र हैं। एक महान व्यक्ति जो कि मेरे पिता हैं, एक अराजकता संप्रभु क्षेत्र अराजकता जानवर है। केवल एक अराजकता संप्रभु क्षेत्र जानवर को महान व्यक्ति का शीर्षक दिया जा सकता है। मेरी माँ ब्लू स्नो स्पिरिट रेस से हैं, जो इंसानों से काफी मिलती जुलती जाती है। वह एक मिस्टिक सॉवरेन रियल्म विशेषज्ञ हैं। मैं आपको अपनी पृष्ठभूमि क्यों बता रहा हूँ? हे। फैंग यू ने अपना सिर खुजलाया और हंसने लगा, लेकिन ये जियाओ फैंग यू के मकसद को अच्छी तरह से समझ गया।
फैंग यून ये जियो को अपनी पृष्ठभूमि बताने की कोशिश कर रहा था ताकि ये जियो उसे अपने लिए चोरी करने की कोशिश करने के बजाय दिव्य विध्वंसक रैंक वाले खजाने को प्राप्त करने में मदद कर सके। ये जियाओ के चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कान दिखाई दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि उस मुस्कान को देखकर फैंग यून कुछ बार खांसने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और उसने पूछा, क्या आपने अराजकता के राजाओं के बारे में सुना है? ये जियाओ पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। फैंग यून ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि आपकी पृष्ठभूमि बिल्कुल भी सरल नहीं है। आपकी पृष्ठभूमि भी रहस्यमयी है, क्योंकि आप पहले से ही महान लोगों के बारे में जानते हैं और अराजकता के राजाओं के बारे में सुना है। अराजकता की शुरुआत के बाद से हर युग में कई राजा शासन करते रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं कि एक योद्धा अराजकता का राजा बन जाता है? मुझे कुछ पता नहीं। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया। वह सचमुच इस तथ्य से पूर्णतया अनभिज्ञ था। तब फैंग यून ने मुस्कुराते हुए समझाया, एक योद्धा अराजकता संप्रभु क्षेत्र को पार करने और अपने शरीर में आकाश के सभी छिपे हुए द्वार खोलने के बाद अराजकता का राजा बन जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। C134 अध्याय 134 आकाशीय ग्रहों के 8 छिपे हुए द्वार 2 अराजकता अधिपति संत क्षेत्र 9 विशाल उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र उत्पत्ति सम्लन संप्रभु क्षेत्र रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र और अराजकता संप्रभु क्षेत्र। ये नई खेती के क्षेत्र हैं जिन्हें ये जियो ने सुना है। ये जानना होगा कि मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि केवल एक महान संत क्षेत्र के योद्धा का समर्थन कर सकती है, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय संत का भी नहीं, जो कैओस स्पिरिट संत क्षेत्र का एक हिस्सा भी है। ये जियाओ ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि सुबह के सितारों की भूमि जितना उसने पहले सोचा था उससे कहीं अधिक कमजोर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देर सबेर वह निश्चित रूप से सुबह के सितारों की भूमि छोड़ देगा। और वैसे भी उसे एक छोटा सा संत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे बस अपनी खेती को अराजकता आत्मा क्षेत्र के शिखर तक ले जाना है। अभी के लिए उन्होंने फैंग यून के स्पष्टीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। एक योद्धा अराजकता संप्रभु क्षेत्र को पार करने और अपने शरीर में आकाश के सभी छिपे हुए द्वार खोलने के बाद अराजकता का राजा बन जाता है। दूसरे शब्दों में आकाश के 8 छिपे हुए द्वार कुछ ऐसे हैं जो एक ऐसे राजा को जन्म देते हैं जो अराजकता पर शासन करता है। प्रत्येक युग केवल एक राजा को जन्म दे सकता है और प्रत्येक राजा को एक नए राजा के जन्म के बाद स्थान बदलना पड़ता है। अनंत अराजकता में वर्तमान में कई राजा छिपे हुए हैं जो छाया से चुपचाप अराजकता को देख रहे हैं, अराजकता को शून्य के अंत के दूसरी तरफ मौजूद खतरों से सुरक्षित रखते हैं। ये जियाओ फिर से चौंक गया। उसने कई नई चीजें सीखी, लेकिन फैंग यून का आखिरी वाक्य अब तक सुनी गई सबसे चौंकाने वाली बात थी। खतरे जो शून्य के अंत के दूसरी तरफ मौजूद हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये पहली बार नहीं था जब उसने शून्य के अंत के बारे में सुना। उन्होंने यूरोन को याद करते हुए कहा कि कैओस के पहले राजा ने 9 क्रांति कैओस शास्त्र की रचना की और उन्हें 3 दिव्य स्तंभों में छिपा दिया जो शून्य के अंत में स्थित हैं। प्रत्येक दिव्य स्तंभ में 9 क्रांति अराजकता शास्त्र की एक परत होती है और प्रत्येक परत एक योद्धा को 3 परिवर्तनों से गुजर सकती है। तो जैसा कि शास्त्र के नाम से पता चलता है, 9 क्रांति कैओस शास्त्र को पूरी तरह से विकसित करने के बाद एक मार्शल योद्धा कुल 9 परिवर्तनों से गुजर सकता है और हर परिवर्तन एक योद्धा के शरीर में एक महान परिवर्तन लाता है। और यूरोन अपनी चेतना को शून्य के अंत तक ले आया जहां 3 दिव्य स्तंभ छिपे हुए थे। केवल एक योद्धा का सचेत शरीर जिसने कुंजी प्राप्त की है शून्य के अंत में उस स्थान में प्रवेश कर सकता है और 9 क्रांति अराजकता शास्त्र की पहली, दूसरी या तीसरी परत को समझ सकता है। ये जियाओ ने पहली कुंजी प्राप्त की और 9 क्रांति अराजकता शास्त्र की पहली परत सीखी जब वह गोल्डन पैगोडा की पहली मंजिल के परीक्षण से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने शून्य के अंत में दिव्य स्तंभों के सामने 9 क्रांति अराजकता शास्त्र की इस पहली परत को समझा। यदि शून्य का अंत वास्तव में इतना खतरनाक है कि विभिन्न युगों के राजाओं को शून्य के अंत से परे आक्रमणकारियों से लड़ने की आवश्यकता होती है,
तो अराजकता के पहले राजा ने 9 क्रांति अराजकता शास्त्र क्यों बनाया और उन्हें पहले स्थान पर उस ईश्वरीय स्थान में छिपा दिया? ये जियाओ के दिमाग में तुरंत कई सवाल उभरे। उन्होंने ये भी समझा कि अराजकता के प्रथम राजा से संबंधित मामले बहुत जटिल हैं, इसमें उनके 5 शिष्य भी शामिल हैं। 5 शिष्यों में से ये जियो केवल यू रोंग, यू हान और यू फोंग से मिले हैं, और उनसे अलग वह यू तियान से भी मिला, जिसे उसके ही मालिक ने निषिद्ध भूमि में कैद कर दिया था। ये जियाओ को अभी तक केवल एक ही शिष्य से मिलना था, और उसे उम्मीद थी कि उस व्यक्ति से मिलने से पहले वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाएगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे प्राणी हैं जो शून्य के अंत के दूसरी ओर मौजूद हैं। ये जियाओ चाहे कैसी भी बात करे, वह समझ नहीं सका। ये जानना होगा कि शून्य समस्त अराजकता को ढक लेता है। जब तक अराजकता है, तब तक एक शून्य है जो उग्र अराजकता ऊर्जा से भरा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि शून्य के अंत का दूसरा पक्ष अराजकता से परे का प्रतिनिधित्व करता हो? क्या अराजकता से परे एक और विशाल तारों वाला आकाश है, जैसे कि स्रोत ब्रह्मांड से परे अराजकता कैसे मौजूद है? ये जियाओ को लगा कि उसका सिर भारी हो गया है। वह सचमुच इस मामले का कोई मतलब नहीं निकाल सके। क्या ये सचमुच सच है? ये जियाओ फैंग यून से पूछना चाहता था, लेकिन उसने फैंग यून के पहले समझाने का इंतजार किया। यहाँ तक कि मैंने दिव्यलोक के 8 छिपे हुए द्वारों के बारे में केवल अपने पिता से ही सुना है। मेरे पिता के अनुसार दिव्यलोक के ये 8 छिपे हुए द्वार है: देखने का द्वार, खुलने का द्वार, सीमा का द्वार, उपचार का द्वार, आश्चर्य का द्वार, दर्द का द्वार, जीवन का द्वार और मृत्यु का द्वार। आकाशीय के इन छिपे हुए द्वारों का वास्तव में क्या मतलब है और प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। वैसे भी मैं वर्तमान में आकाशीय के छिपे हुए द्वारों के बारे में सोचने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। मैं अभी तक एक स्वर्गीय संत भी नहीं बन पाया हूँ। TSK। ये जियाओ ने समझ में अपना सिर हिलाया। उन्होंने दिव्य के सभी 8 छिपे हुए द्वारों को भी अपने हृदय में याद कर लिया। फैंग यून के अंतिम वाक्य ने ये जियाओ को आश्चर्यचकित कर दिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, मुझे मत बताओ कि तुम एक महान संत हो? मैं हूँ। ये जियाओ की हैरान करने वाली अभिव्यक्ति को देखकर फैंग यून मुस्कुराया और आनंद लिया। ये जियो को उम्मीद नहीं थी कि यह फैंग यून इतना मजबूत होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी साधना अचानक अराजक परिवर्तन के तीसरे चक्र से एक पल में ही दिव्य आत्मा क्षेत्र के शिखर तक क्यों पहुंच गई। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि फैंग यून एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने खेती के आधार पर दमन को थोड़ा कम कर दिया था। अब जब फैंग यून ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया था, तो यह जियाओ खुद को पूछने से रोक नहीं सका, आपने शून्य के अंत के दूसरी तरफ के आक्रमणकारियों का उल्लेख किया। दूसरी तरफ का क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि परे एक विशाल आकाश है? अव्यवस्था? ये सवाल सुनकर फैंग यून दंग रह गए। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ पता नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने इस मामले में कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह मामला हो सकता है, या हो सकता है जो कि नहीं। मैंने एक बार अपने पिता से शून्य के अंत के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि पहले मैं एक रहस्यवादी संप्रभु बन जाऊं और उसके बाद ही वह मुझे शून्य के अंत के बारे में सब कुछ समझाएंगे। मुझे लगता है मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मुझे शून्य का अंत न मिल जाए। उत्तर। ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में जिज्ञासा को दबा दिया। उन्हें पता था कि समय आने पर कुछ बातें अपने आप सामने आ जाएंगी। जब वह अभी भी सुबह के सितारों की भूमि पर यात्रा करने के लिए बहुत कमजोर है, तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पुष्टि नहीं कर पाने के कारण कि अराजकता से परे कोई आकाश है या नहीं, ये सच है या नहीं, ये जियाओ का दिल थोड़ा बेचैन हो गया, लेकिन वह जानता था कि इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। एक कहावत है कि जिज्ञासा बिल्ली को मार डालती है। वह बिल्ली नहीं बनना चाहता था। शक्ति के बिना भले ही उसे उत्तर पता चल जाए, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि ताकत के साथ भले ही उसे उत्तर न पता हो, उत्तर स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाएगा। इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता अपनी ताकत बढ़ाना है। वो उस मार्ग में प्रवेश करने के लिए सहमत होने ही वाला था जिसकी ओर फैंग यून ने इशारा किया था।
तभी उसने अचानक कुछ सोचा और फिर से पूछा, आपने कहा था कि दिव्य के 8 छिपे हुए द्वारों को कैओस संप्रभु क्षेत्र को पार करने के बाद शरीर में खोलने की आवश्यकता होती है, फिर क्या करें? ये 8 मार्ग दर्शाते हैं। फैंग यून ने मुस्कुराते हुए समझाया, हाँ आप सही हैं, लेकिन पूरे इतिहास में अनगिनत विशेषज्ञ आकाशीय ग्रहों के 8 छिपे हुए द्वारों पर शोध कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक प्रतिभाशाली दैवीय संरचना भगवान ने उस संरचना में आकाशीय आकाश के 8 छिपे हुए द्वारों की 50% विशेषताओं की नकल करके एक दिव्य संरचना बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने अराजकता के नियमों और इच्छाशक्ति को तोड़ दिया था। अराजकता ने उस दिव्य संरचना वाले भगवान को मारकर दंडित किया। हालांकि यही वह क्षण था जब वह दिव्य संरचना भी अराजकता में प्रकट हुई। उस दिव्य संरचना को 8 छिपे हुए द्वार दिव्य संरचना का नाम दिया गया था। डिवाइन फॉर्मेशन गॉड्स सहित अनगिनत फॉर्मेशन देवताओं ने 8 हिडन गेट्स डिवाइन फॉर्मेशन का अध्ययन करना शुरू किया और उस फॉर्मेशन की विशेषताओं की नकल करके उन्होंने 8 हिडन गेट्स डिवाइन फॉर्मेशन का बहुत कमजोर संस्करण बनाया, लेकिन ये कमजोर संस्करण अब दिव्य नहीं है। हमारे सामने ये 8 मार्ग स्पष्ट रूप से 8 हिडन गेट फॉर्मेशन के कमजोर संस्करण का उपयोग करके बनाए गए हैं। प्रत्येक मार्ग के शीर्ष पर वे शब्द एक हिडन गेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने जो मार्ग चुना है वह जीवन के हिडन गेट का प्रतिनिधित्व करता है। ये जियाओ ने समझ में अपना सिर हिलाया। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने धीमी आवाज में बुदबुदाया, आखिर वह कौन व्यक्ति है जो इस अवशेष को पीछे छोड़ गया और यहाँ तक कि 8 हिडन गेट फॉर्मेशन के कमजोर संस्करण का उपयोग करके इन 8 मार्गों का निर्माण भी किया? तारांकन 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 तारांकन। लेखक का नोट: यदि आपने मार्शल वर्ल्ड पढ़ा है तो आपको हिडन गेट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने इन छिपे हुए द्वारों को मार्शल वर्ल्ड उपन्यास से संदर्भ के रूप में लिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। C135 अध्याय 135 फैंग यून की ताकत। आइए इस मार्ग से गुजरें। जैसे ही ये जियो और फैंग यून जीवन के मार्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, उन्होंने किसी की आवाज सुनी। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि डोंगफेंग शांग अपने पीछे खड़े कई विशेषज्ञों से बात कर रहा है। उनमें क्विन वू और यी जियान भी मौजूद थे। डोंगफेंग शांग भी उसी गेट की ओर इशारा कर रहा था जिसे फैंग यून ने चुना था। फैंग यून ने भौहें चढ़ा ली और ये जियाओ को सूचित किया, ये यहाँ ब्लैक रॉक सिटी का सिटी लॉर्ड है। वह एक मामूली संत भी है। हालांकि ये जियाओ आश्चर्यचकित था। उसने बस अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने फैंग यून की ओर देखा और पूछा, चूंकि आप पहले से ही एक महान संत हैं, तो आपको मेरी मदद की आवश्यकता क्यों है? मैं नहीं जानता, तथापि क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि दिव्य विध्वंसक खजाना प्राप्त करना बहुत आसान होगा? आपको पता होना चाहिए कि केवल मिस्टिक सॉवरेन क्षेत्र के और उससे ऊपर के विशेषज्ञ ही इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि अधिपति स्तर की पृष्ठभूमि वाला कोई कमजोर व्यक्ति पाया जाता है ऐसे खजाने पर कब्जा करने के लिए, केवल मौत ही उनका इंतजार करेगी। और चूंकि इस अवशेष का प्रवेश द्वार आकाशीय ग्रहों के 8 छिपे हुए द्वारों पर आधारित है, तो उस खजाने को प्राप्त करना कैसे आसान हो सकता है? कौन जानता है कि मुझे वास्तव में आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है? ये जियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में सोचा कि फैंग यून सही है। डोंगफेंग शांग को सुनकर सभी ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। ब्लैक रॉक सिटी के सिटी लॉर्ड और एक माइनर सेंट रियल्म योद्धा के रूप में डोंगफेंग शांग की प्रतिष्ठा यूं ही नहीं थी। ये जियो फैंग यून और बाकी सभी लोग तुरंत गलियारे में घुस गए। सबसे पहले ये जियाओ किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हालांकि अंदर प्रवेश करते ही वह चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने रास्ते में कई कुएं देखे थे और उनमें से प्रत्येक के अंदर काफी संख्या में लोग खोज रहे थे। जब भी किसी को कुछ मिलता तो कुएं के अंदर लड़ाई छिड़ जाती। पूरा मार्ग खून की गंध से भर गया। कुल 8 परिच्छेद थे और जैसे ही यह अवशेष खुला, हजारों लोग इसकी ओर दौड़ पड़े। इसलिए इस मार्ग में भी कई लोगों को प्रवेश करते हुए देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात थी कुएं और युद्ध का कारण। ये जियाओ और अन्य लोग खोज करने के लिए नहीं गए,
आखिरकार, चूंकि उन कुओं पर प्रतिबंध पहले ही खोला जा चुका था और प्रत्येक कुएं के अंदर पहले से ही खूनी दृश्य थे, ये स्पष्ट था कि खजाने पहले ही लोगों द्वारा ले लिए गए थे। अब कुएं में कोई खजाना नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लगभग 1.25 घंटे तक आगे बढ़ने के बाद ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। उन्होंने किनारे पर स्थित एक कुएं की ओर देखा और अत्यंत तीव्र ऊर्जा के उतार चढ़ाव का पता लगाया। ये जियाओ अपनी जगह पर रुक गया और उसका हाथ प्रतिबंध के चारों ओर मंडराने लगा। एक पल में कहीं से भारी मात्रा में ऊर्जा प्रकट हुई जिसने उसकी हथेली को विकर्षित कर दिया। क्या गलत? फैंग यून ने ये जियाओ की हरकत देखकर पूछा। अंदर कुछ अच्छा होना चाहिए। ये जियाओ मुस्कुराया। जैसे ही वह चिल्लाया और कुएं के मुंह पर बमबारी की, उसके शरीर में अराजकता की ऊर्जा बढ़ गई। बूम! एक धीमी आवाज निकली, जिससे ये जियाओ का शरीर कांपने लगा। इसके तुरंत बाद कुएं के मुंह से ताकत की एक बेहद तेज लहर उसकी बांह की ओर आई। असीमित शक्ति को महसूस करते हुए ये जियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने प्रभाव का सामना करने के लिए तुरंत अपनी अराजकता ऊर्जा को अपनी हथेली में इकट्ठा कर लिया। बूम! ये जियाओ का शरीर कांप उठा। रुकने से पहले वह 2 कदम पीछे हट गया। वहां वास्तव में एक संरचना है जो कुएं के मुंह को अवरुद्ध कर रही है, फैंग यून ने आश्चर्य से कहा। चूंकि इस कुएं पर एक प्रतिबंध लगा हुआ था, इसलिए यह स्पष्ट था कि अंदर की चीजें निश्चित रूप से अच्छी थीं। यहाँ की हलचल ने मार्ग में अन्य लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया था। उनमें से एक ने आश्चर्य और लालच की दृष्टि से देखा। मुझे कोशिश करने दो। फैंग यून आगे बढ़े और अराजकता के शिखर की आत्मा क्षेत्र की आभा फूट पड़ी। जब उन्होंने फैंग यून की आभा को महसूस किया, तो देखने वाली निगाहें रुक गईं और उनकी आंखों में डर देखा जा सकता था। अराजकता आत्मा क्षेत्र का शिखर, आत्मा सम्मलन के 3 चरणों और उससे ऊपर जाने वाले योद्धा की अनुपस्थिति में बिल्कुल अजेय अस्तित्व था। जब फैंग यून ने प्रतिबंध के खिलाफ मुक्का मारा और बेरहमी से पटक दिया तो एक शक्तिशाली मुट्ठी की छाप दिखाई दी। टकराना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन शांत होने से पहले कुछ बार हिलने पर प्रतिबंध पर एक लहर दिखाई दी। ये प्रतिबंध वास्तव में इतना मजबूत है, मुझे डर है कि केवल स्पिरिट फ्यूजन के दूसरे या तीसरे चरण के विशेषज्ञ ही इसे तोड़ पाएंगे, फैंग यून ने गंभीर भाव से कहा। उनका अभी अपनी सारी ताकत प्रकट करने का इरादा नहीं था, और उनकी बातों के पीछे का मतलब साफ था। यदि ये जियाओ प्रतिबंध तोड़ना चाहता है, तो उसे दूसरे तरीके के बारे में सोचना होगा। मुझे फिर से कोशिश करने दो। ये जियाओ ने प्रतिबंध को देखा और एक पल की चुप्पी के बाद कहा। फैंग यून ने ये जियाओ पर नजर डाली, ये देखकर कि ये जियाओ की अभिव्यक्ति गंभीर है और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था। वह एक कदम पीछे हट गया। ये जियाओ ने प्रतिबंध के खिलाफ अपनी हथेली दबाई और एक शक्तिशाली बल आगे बढ़ाया। हालांकि इस बार ये जियो तैयार था। जब भारी बल का प्रयोग किया गया, तो ये जियाओ ने अपनी हथेली का बलपूर्वक प्रयोग किया और अलग नहीं हुआ। उसी समय ये जियो ने चुपचाप इनसाइट की आंखों को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही उसके सामने सब कुछ स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया। वह अब गठन के साथ साथ ऊर्जा के वितरण और उसके प्रवाह की दिशा को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह गठन की ताकत और कमजोरियों को भी देख सकता था। प्रतिबंध के कमजोर बिंदुओं को पूरी तरह से याद करते हुए ये जियो ने उन बिंदुओं को इंगित किया और ऊर्जा के प्रवाह को रोकने और इसे उलटने के लिए अपनी कैओस एनर्जी का उपयोग किया। और इसके साथ ही उन्होंने आसानी से प्रतिबंध तोड़ दिया। रुकावट की भावना तुरंत गायब हो गई और उसे वह खोखलापन महसूस हुआ जो वहां होना चाहिए था। अब जब ये जियाओ को कुएं की कार्यप्रणाली समझ में आ गई तो उसके चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कान आ गई। जैसे ही कुएं पर से प्रतिबंध हट गया, उसमें से अराजकता ऊर्जा का अत्यंत सघन उतार चढ़ाव उत्सर्जित होने लगा। ये जियाओ बिना किसी हिचकिचाहट के कूद गया। ये है। फैंग यून स्तब्ध रह गया। ये प्रतिबंध जिसने उसे असहाय बना दिया था, वास्तव में ये जियाओ ने केवल एक कोमल स्पर्श से तोड़ दिया था। ये उनके लिए काफी चौंकाने वाली बात थी। आसपास के योद्धा जो हंगामे से आकर्षित थे, उन्होंने अराजकता की ऊर्जा के मजबूत उतार चढ़ाव को महसूस किया, और जैसे ही वे कुएं की ओर बढ़े, उनके सभी चेहरों पर उत्साह के भाव प्रकट हुए। अरे मूर्खों, सुनो, जो भी निकट आएगा वह मर जाएगा। फैंग यून के शरीर से एक बहुत ही शक्तिशाली आभा फूट पड़ी।
जैसे ही उसने झुंड में मौजूद लोगों पर नजर डाली और तुरंत उन्हें अपनी जगह पर जमा दिया, जैसे ही उसके शरीर ने कुएं को अवरुद्ध कर दिया, उसने उन योद्धाओं को ठंडी नजरों से देखा जिनकी आंखें लालच से भरी थीं। उनकी लालची आंखों को देखकर फैंग यून समझ गया कि सिर्फ उसकी धमकी ही उन्हें रोकने में असमर्थ है। उसके शरीर से शीत हत्या का आशय भी फूट पड़ा। भाइयों, उन पर आरोप लगाओ। तुम किस बात से डरते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अकेला हम सभी को रोक सकता है? अगर हम उसे और पहले प्रवेश करने वाले आदमी को मार दें तो अंदर का सारा खजाना हमारा हो जाएगा। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, जिससे अन्य लोग तुरंत भड़क उठे और लालच में आकर वे अपनी तर्कसंगतता खो बैठे। वे चिल्लाते हुए कुएं की ओर बढ़े। धिक्कार है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम सभी को मारना पड़ेगा। फैंग यून ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक भाला आ गया। भाला एक अजगर की तरह निकला और तुरंत कई योद्धाओं के शरीर में घुस गया, जिससे वे तुरंत मर गए। खून की घनी दुर्गंध तुरंत फैल गई। भीड़ स्तब्ध रह गई और रुक गई। वे ताजे खून से उत्तेजित हो गए और शांत हो गए। उन सभी ने फैंग यून की ओर देखा, जो उनके सामने पीले चेहरे के साथ खड़ा था। ये केवल एक ही कदम था, फिर भी 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे। उनमें कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। अब वे अंततः फैंग यून से सचमुच डर गए थे। ये जियाओ कुएं में कूद गया और नीचे जमीन पर गिर गया। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कुएं के अंदर की जगह काफी बड़ी थी। तुरंत एक ठंडी आभा ने उस पर हमला कर दिया। ठंडक ऐसी महसूस हुई जैसे यह उसकी आत्मा पर आक्रमण करने वाली थी। बहुत ठंड थी। ये जियाओ ने ठंड को दूर करने के लिए तुरंत अपनी अराजक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि कुएं का तल परम शून्य तापमान पर जमी बर्फ के एक ही खंड से बना हुआ प्रतीत होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह बहुत ठंडा था। दीवारों के अलावा कई कंकालों के साथ साथ कई खजाने भी इधर उधर बिखरे हुए थे। वे सभी बर्फ की सिलियों में जमे हुए थे। ये जियाओ ने नजर डाली और सभी खजानों को ध्यान से देखा। इन खजानों में सभी दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां, गोलियां, हथियार आदि थे। इन खजानों के अलावा जिस चीज ने ये जियाओ का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह एक स्वर्गीय दानव की लाश थी। हालांकि यह अनगिनत वर्षों से मरा हुआ था, फिर भी ये जियाओ को लाश के प्रति अपना स्वर्गीय दानव रक्त लालच महसूस हो सकता था। ऐसा लगता है कि उसकी स्वर्गीय दानव रक्तरेखा इस लाश को निगल जाना चाहती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें।